छाया प्रमोद की सहपाठी थी। प्रमोद नगर के एक प्रतिष्ठित कुलीन और ब्राह्मण परिवार का लड़का था और छाया थी नगर की एक प्रसिद्ध नर्तक इकलौती कन्या। नगर में एक बहुत बड़ा राधा कृष्ण मंदिर था जहाँ न जाने कितना सवरा व्रत रोज बढ़ जाता था। सैकड़ों साधु संत मंदिर में पड़े भगवत भजन करते, मनमान भोजन करते और करते मनमान अनाचार। छाया की माँ ऐसी मंदिर की प्रधान नर्तकी थी। मंदिर को छोड़कर दूसरी जगह वह गाते बजाने कभी न जाती। मंदिर के प्रधान पुजारी की उस पर विशेष कृपा थी, इसीलिए उसे किसी बात की न कमी थी। गंगा के किनारे उसकी विशाल कोठी थी जहाँ से सदा संगीत की मधुर ध्वनि आया करती। नगर के संगीत प्रेमी जब स्वयं ही उसके यहाँ पहुँच जाते तो राजरानी उन्हें निराश न करती, किंतु वह किसी के यहाँ बुलाने पर गाने के लिए नहीं जाती थी। छाया इसी रानी की इकलौती कन्या थी। राजरानी की सारी आशाएं इसी कन्या के ऊपर अवलंबित थी। विद्यालय की और छाया की अधिक रुचि देखकर राजरानी ने उसे स्कूल में भर्ती करवा दिया। घर की कुछ पुरानी प्रथा के अनुयायियों के विरोध करने पर भी कुलीन घर की लड़कियों के साथ पढ़ते कॉलेज तक पहुंच गई और जिस दिन पहल कर कॉलेज पहुंची प्रमोद से उसकी पहचान हो गई। यह पहचान ही बनकर न रह सकी। धीरे धीरे वह मित्रता में परिवर्तन हुई और अंत में उसे प्रणय का रूप धारण कर लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि परिवार वालों का विरोध, तिरस्कार और प्रताड़ना न प्रमोद को भी उसके पद और विचलित न कर सका। छाया को विवाह के लिए उन्हें कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। में रजिस्ट्रेड होने के बाद आर्य समाज में उनका विवाह वैदिक रीति रिवाज से संपन्न हुआ। अग्नि को साक्षी देकर वह दोनों पति पत्नी पवित्र बंधन में बंध गए। बचपन से ही कुलीन कर की लड़कियों के साथ मिलने जुलने के कारण उनके रीति रिवाजों को देखते देखते छाया के हृदय में एक कुल वधू का जीवन बिताने की प्रबल उत्कंठा और जागृत हो उठी थी। प्रमोद के साथ विवाह सूत्र में बंधकर छाया ने उसकी सुख का अनुभव किया। वह कुल वधू ही तरह प्रमोद के इशारों पर नाचना चाहती थी। प्रमोद के नहा चुकने पर अपने हाथ से वह प्रमोद के कपड़े धोती। न होने पर भी दोनों समय प्रमोद के लिए वह अपने हाथों से भोजन बनाती और थाली परोसने के बाद जब तक प्रमोद भोजन करते वह उन्हें पंखा झाला करती। प्रमोद के भोजन कर चुकने के बाद उसकी जूठी थाली में भोजन न करने में वह एक अतखनी सुखी का अनुभव करती। इसके पहले इस प्रकार काम करने का उसके जीवन में कभी अवसर न आया था, किंतु धीरे धीरे उसके अपने आप को ऐसा अभ्यस्त कर लिया कि उसे कोई काम करने में कठिनाई न पड़ती। राजरानी की पुत्री की परिस्थितियों का पता लगाती ही रहता था। वह सोचती कि मेरे साथ रहकर छाया यहाँ रानियों की तरह हुकूमत कर सकती थी। बड़े बड़े विद्वान रईस यहाँ आकर उसकी कदमबोसी कर पाया जाया करते, किंतु उसकी तो मत ही पलट गई। अपने आप ही उसने दासियों सा जीवन स्वीकार कर लिया। छाया को किसी प्रकार फिर से अपने चंगुल में फांस लेने के प्रयत्न में वह अब भी लगी रहती। वह सोचती ऐश आराम में पली हुई लड़की कितने दिनों तक कष्ट का जीवन बिता सकेगी, कभी न कभी चेतेगी और रोएगी। किंतु छाया तो माता के घर ऐश आराम से घृणा की दृष्टि से देखती थी। वह कष्ट में भी जिस सुख का अनुभव करती, उसकी आत्मा को जितनी शांति मिलती थी, उस रूप के हाट में उस वैभव की चकाचौंध, उसके शांत और स्वप्न देखना छाया के लिए दुरास्था मात्र थी। और छाया प्रमोद के विशुद्ध और पवित्र प्रेम के ऊपर संसार की शक्तियों को नीचावर कर सकती थी। प्रमोद के साथ यह छोटा सा मकान उसे नंदन से भी अधिक सुहाना जान पड़ता था। सारांश यह कि छाया को कोई अच्छा प्रमोद का प्यार, उसके चरणों की सेवा, अधिकार, वह सब कुछ पा चुकी थी। प्रमोद के विवाह के बाद प्रमोद के माता पिता ने उन्हें अपने परिवार में सम्मिलित नहीं किया। अपने इकलौते बेटे को त्याग देने में उन्हें कष्ट बहुत था, किंतु प्रमोद के इस कृत्य से ने समाज में उनका सिर नीचा कर दिया था। अतः वह प्रमोद को क्षमा न कर सके। स्वाभिमान प्रमोद ने भी माता पिता से क्षमा की याचना न की। अपनी समझ में उन्होंने कोई बुरा काम न किया था, इसीलिए शहर में भी पिता ने कई मकानों के रहने पर भी वे किराए के मकान में रहने लगे। परिवार और समाज ने प्रमोद को त्याग दिया था, किंतु उसके कुछ अपने ऐसे मित्र थे जो उन्हें इस समय भी अपनाए हुए थे। अपने इस छोटे से इन गिने मित्रों के संसार में छाया के साथ रहकर प्रमोद को अब और किसी वस्तु की आवश्यकता न थी। उसकी कठिनाइयां कभी बाधा बनकर उसके सुख के सामने खड़ी हो जाएंगी, प्रमोद को इसका ध्यान भी न था। कॉलेज के प्रोफेसर और प्रिंसिपल की उनके साथ बड़ी सहानुभूति थी। उसका आचरण कॉलेज में बड़ा उज्जवल रहा।
और वे परीक्षाओं में सदा पहले ही आए थे, इसीलिए वह थोड़ा प्रयत्न करने पर वहाँ प्रोफेसर हो सकते थे। परंतु सुख की आत्मीय स्वीकृति तक ब्रह्म आवश्यकता की पहुँच कहाँ। कॉलेज में एक हिंदी के प्रोफेसर का स्थान खाली भी हुआ, किंतु प्रमोद अपने सुख में इतना भूल गए थे कि उन्हें और किसी बात का स्मरण भी न रहा। मित्रों ने छाया ने एक दो बार उसके इस पद के लिए प्रयत्न करने के लिए कहा भी किंतु उसका यह उत्तर सुनकर, छाया क्यों मुझे अपने पास से दूर भगा देना चाहती हो। छाया चुप हो गई, उसे अधिक कहने का साहस न हुआ। वह प्रमोद की भावुक स्वभाव से भली भांति परिस्थिति थी। छोटी छोटी साधारण बातों का भी उसके हृदय पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता था। यौवन जनित उन्माद और लालसाएं चिरस्थायी नहीं होती। इस उन्माद के नशे में जिसे हम प्रेम का नाम दे डालते हैं, वह वास्तव में प्रेम नहीं किंतु वास्तव की प्यास मात्र है। लगातार 6 महीने तक छाया के साथ रहकर अब प्रमोद की आंखों में भी छाया के प्रेम और सौंदर्य का महत्व न रह गया था, वह पहले न था। अब वह नशा कहाँ था जिन्हें अब कर्तव्यवत ज्ञान हुआ। अब उन्हें ऐसा जान पड़ता जैसे उन्होंने कोई बड़ी भूल कर डाली है। आर्थिक कठिनाइयों में भी वह पद पद पर शूल की तरह कष्ट पहुंचा रही थी। इसके अतिरिक्त माता पिता के स्नेह का अभाव उन्हें अब बहुत खटक रहा था। उनका चित्त व्याकुल सा रहना, बार बार उसके स्नेह की शीतल छाया में दौड़कर शांति पाने के लिए उसका चित्त चंचल हो उठता। माता पिता के स्नेह में जो शीतलता, ममता का मधुर दुलार और जो एक प्रकार की अनुमत शांति मिलती है, वह उन्हें छाया के पास न मिलती। छाया के प्रेम में उन्हें सुख मिलता था, शांति नहीं, स्नेह मिलता पर शीतलता नहीं, आनंद मिलती फिर तृप्ति नहीं। और तीव्र होती जाती पड़ती आनंद और सुख के जलन की मात्रा अधिक मालूम होती। वे माता पिता के स्नेह के लिए अत्यधिक विकल रहते, किंतु जब माता पिता ने उन्हें अपने प्रेम के पलने से उतार अलग कर दिया, तब स्वयं उसके पास जाकर उनके प्रेम और दया की भिक्षा मांगना प्रमोद के स्वाभिमान और स्वभाव के विरुद्ध था। प्रमोद का स्वभाव भी अब पहले जैसा न रह गया था। दृश्य और आर्थिक कठिनाइयों के कारण वे बहुत कृष्ण और विचित्र से रहते। समाज में भी अब वह मान प्रतिष्ठा न थी। पर उनके ऐसी विवाह की चर्चा सुनाई पड़ती। प्रमोद के इस कार्य से ही उन्हें स्वयं प्रमोद से भी किसी को किसी प्रकार की कोई सहानुभूति न रह गई। सब लोग प्राय यही कहते कि प्रमोद 2-3 साल के बाद अपने इस कृत्य पर पछताएगा। यह विवाह प्रमोद सही विवेक और विद्वान युवक के अनुकूल नहीं हुआ। ठहरी तो आखिर वेश्या की ही लड़की न, कितने दिन तक साथ देगी। वेश्या है भी किसी की होकर रही या नहीं रहेगी, इस प्रकार न जाने कितने तरह के अपेक्ष प्रमोद के सुनने में आते। इस सब बातों को सुनकर प्रमोद की आत्मा विचलित सी हो उठी। अपेक्षा न जाने कितने के अपेक्षा प्रमोद के सुनने में आते। इन सब बातों को सुन सुनकर प्रमोद की आत्मा विचलित सी हो उठी। उन्होंने इन सब बातों का मूल कारण छाया की जान पड़ती। वे सोचने, कहाँ से मेरी छाया से पहचान हुई, न उससे मेरी पहचान होती और न विपत्तियों का समूह इस प्रकार मुझ पर टूट पड़ता। अब वे छाया से कुछ खींचे खींचे से रहने लगे। उनके प्रेम में अपने आप शिक्षित था और आने लगे। छाया का मूल्य आंखों में घटने लगा, पर प्रमोद स्वयं ये सब न चाहते थे। हमें वेश्या की लड़की होने के अतिरिक्त और कोई अवगुण मिलता न था। वे विशेष से हृदय के ऊपर इसका वश चला है। वे अपने व्यवहार पर स्वयं ही कभी कभी दुखी खिद हो जाते, फिर कभी वह भूल करते, कभी कभी औरों के सामने भी छाया से वह ऐसा व्यवहार कर बैठते तो अनुचित कहाँ जा सकता था। छाया सुख की छाया में ही पलकर बड़ी हुई थी। अपमान और अनादर और तिरस्कार के ज्वालामय संसार से वह परिचित न थी। अब पद पद पर उसे प्रमोद से प्रेम के कुछ मीठे शब्दों के स्थान पर तिरस्कार से भरा हुआ अपमान ही मिलता था। उसके इस परिवर्तन के बाद भी छाया ने समझ लिया था कि प्रमोद के हृदय में उसने एक ऐसा स्थान बना लिया है जिस तक किसी और की पहुंच नहीं है। उसे ऐसे संतोष था, एक कुल वधू इसके अतिरिक्त और चाहती ही क्या है। पत्नी के रूप में पहुंचकर छाया ने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया था। प्रमोद के इस चरणों में इसके लिए थोड़ा सा स्थान बना रहे, यही उसकी साधना थी और इस साधना के बल पर ही वह प्रमोद का किया हुआ अपमान और तिरस्कार हंसकर सह सकती थी। उसके ऊपर उस अपमान और तिरस्कार का अधिक प्रभाव न पड़ता। प्रमोद के जरा हंसकर बोलने पर वह सब कुछ भूल जाती थी। उसे कुछ याद तो केवल प्रमोद का
मधुर व्यवहार के माता पिता आखिर पुत्र को कितने दिनों तक छोड़कर रह सकते थे। और अब तो प्रमोद के साथ साथ उन्हें छाया का पर भी मुग्धा हो गई थी। उसका क्रोध डेढ़ महीने से अधिक न ठहर सका। वह समाज के पीछे अपने प्यारे पुत्र को नहीं छोड़ सकते थे। हृदय कहता था चलो मना लाओ बेटा, आत्माभिमानी है और तो पिता को नम्र चाहिए, किंतु आत्माभिमान आकर भी उसी समय गला पकड़ लेता। पुत्र के दरवाजे स्वयं उसे मनाने के लिए जाना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल न जान पड़ता। फिर पुत्र ही तो यदि इस पिता के पास आ जाए तो क्या उसकी शान में फर्क आ जाएगा। कानसिंह भी चंद्रभूषण और सुमित्रा अब बहू बेटे के व्याकुल होते हुए भी उन्हें बुला न सके। एक दिन एक व्यक्ति ने आकर कह दिया कि प्रमोद बहुत दुबला हो गया है और कुछ बीमार सा है। माता का हृदय पानी पानी हो गया। उसने उसी समय एक नौकर के हाथ कुछ रुपये भेजकर कहा ला भेजा कि प्रमोद आकर उससे मिल आए। रुपये तो प्रमोद ने ले लिए क्योंकि उन्हें आवश्यकता थी, परंतु वे घर न आ सके। उन्होंने समझा माँ ने पिता को चोरी से घर में बुलाया है, इसीलिए इसे जिस घर में वे पैदा हुए, जहाँ के जलवायु में घुलकर पलकर इतने बड़े हुए, इस घर की चोरी की तरह जाने वाला भाग्य नहीं है। वो नहीं गए, जाना स्वीकार कर दिया। सुमित्रा को बड़ा दुख हुआ। वे उठते उठते चंद्रभूषण से इस बात का आग्रह करने लगी कि वे प्रमोद को स्वयं लेने जाए, उसे मनाने की उनकी प्रतिष्ठा कम न पड़ेगी। दशरथ ने बेटे के लिए प्राण दे दिए थे, यहाँ तो जरा से सम्मान की ही तो बात है। पिता का हृदय तो स्वयं ही पुत्र के लिए विकल हो रहा था। वे तो स्वयं चाहते थे कि अब सारी जिम्मेदारी सुमित्रा के सर पर छोड़कर वे पुत्र को मनाने चले। कहीं छाया पैर चुने आई तो लाख वेश्या की लड़की है, पर अब तो मेरी पुत्र वधू है, क्या मैं खाली हाथ ही पैर चूंगा लूंगा। सराफे की घोर घूम गए। एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन खरीदे और जेब में रखकर कदम की चले पाए थे कि सामने से प्रमोद आते हुए दिखे। चंद्रभूषण पैर रुक गए। प्रमोद भी ठिठक झुककर उन्होंने पिता के पैर छुए। चंद्रभूषण की आंखों से गंगा जमुनी बह निकली। प्रमोद के आंसू न रुक सके। दोनों कुछ देर तक इसी प्रकार आंसू बहाते रहे। कोई बातचीत न हुई। अंत में गला साफ करते हुए चंद्रभूषण ने कहा घर चलो बेटा, तुम्हारी अम्मा रात तुम्हें दिन पूरे ये रोया करती है। प्रमोद ने कोई आपत्ति न की और चुपचाप पिता के साथ घर चले गए। से बहुत रात घर लौटे। उसकी बात जोहते जोहते छाया भूखी प्यासी सो गई थी। जब प्रमोद अपने कमरे में पहुंचे तो 12 बज रहे थे। इसी समय छाया को जगाना उन्हें उचित न समझा। विलंब से लौटने का दुख था, जबकि वे भोजन कर चुकी थे और छाया उसी प्रतीक्षा में भूखी ही सो गई थी। उन्हें छाया के ऊपर दया आई। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए वे नींद की प्रतीक्षा करने लगे। छाया गाढ़ी निद्रा में सोई थी। उसके चेहरे पर कभी हंसी और कभी विषाद की रेखा खिंच जाती थी। प्रमोद यह देख रहे थे। आज उन्हें कटु व्यवहार तीर की तरह चुभने लगे। सोच विचार में वे सो गए। छाया की नींद भी खुली। घड़ी की ओर देखा, 1:30 बज रहे थे। पास ही प्रमोद सुख की नींद ले रहे थे। वह व्याकुल हुई। उसने अपने आप को न जाने कितना धिक्कार, ऐसी नींद भी भला किस काम की। वे आए और भूखे प्यासे सो रहे थे और यह निगोड़ी आंखें न खोली। यह सदा के लिए बंद न हुई थी, न कभी कभी खुलने के ही लिए तो बुद्धि थी, फिर खुलने के समय पर क्यों नहीं खुली। इस प्रकार अनेक विचार उसके मस्तिष्क में आकर उसे विकल कर लगे। छाया फिर से सो न सकी और बाकी रात उसने करवट बदलने ही बिताई। उसने प्रमोद का कोटा टटोला। उसकी जंजीर क्यों त्यों पड़ी थी। दूसरी जेब में 25 रुपये भी थे। जंजीर बेची भी नहीं, गिरवी भी न रखी। फिर ये रुपये कहाँ से आए। अत्यंत करने पर भी चाहत इस उजलन को न सुलझा सकी। सवेरे प्रमोद सोकर उठे तब उसका चेहरा और दिनों की अपेक्षा अधिक प्रसन्न था। उठने पर उन्होंने छाया से पिता की मुलाकात, अपने घर जाने की बात और वहाँ के सब लोगों को व्यवहार और बर्ताव सभी बतलाए। छाया सुनकर प्रसन्न हुई, किंतु उस घर में छाया की प्रवेश की न सकेगी। यह नहीं तो उसके विषय में प्रमोद ने कुछ कहा और न कुछ
चाया को बुझने का सहारा हुआ कि दिनचर्या बदल गई थी। वह सवेरे से उठते ही अपनी माँ के पास चले जाते, वहीं हाथ मुंह धोते, वहीं दूध पीते, फिर अखबार पढ़ते पढ़ते मित्रों से मिलने जुलने के करीब 11 बजे कर लौटते। इस समय उन्हें घर आना ही पड़ता क्योंकि चाया उन्हें भोजन कराए बिना खाना खाते भी। चाया ने अब प्रमोद के सहवान और अभाव खटखटाया, किंतु वह प्रमोद से कुछ कह न सकती थी। वह कुछ ऐसा अनुभव करती जैसे प्रमोद के चरणों पर अपना सर्वस्व निछावर करके भी वह प्रमोद को उस अंत तक है एक सहधर्मी का अधिकार होता है। इसी प्रकार 6 महीने बीत गए। आज वही तिथि थी जिस दिन चाया और प्रमोद विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर एक हुए थे। वह आज मेरी प्रसन्नता थी। सवेरे उठते ही उसने स्नान किया, एक गुलाब रंग की रेशमी साड़ी पहनी और जो कुछ आभूषण थे वह सब पहनकर वह प्रमोद के उठने की प्रतीक्षा करने लगे। प्रमोद उठे और उठकर प्रतिदिन के नियम के अनुसार पिता के घर जाने लगे। चाया ने पहले तो उन्हें रोकना चाहा, किंतु फिर कुछ सोचकर बोली, आज जरा जल्दी लौटना। क्यों, कोई विशेष काम है? प्रमोद ने पूछा। आज हमने विवाह की वर्षगांठ है, कुछ प्रसन्नता और कुछ संकोच के साथ चाया ने उत्तर दिया। अपेक्षा करते हुए प्रमोद की साइकिल उठाई और वे चल दिए। चाया की आंखें डबडबा गई और वह कातर दृष्टि से प्रमोद की ओर तक देखती रही जब तक वे आंखों से ओझल न हो गए। फिर भीतर आकर अनमन्य और भाव के घर से काज में लग गई। भोजन में आज उसने कई चीजों जो प्रमोद को बहुत पसंद थी बनाई, किंतु इधर भोजन का समय निकल जाने पर भी प्रमोद घर न लौटे तो वह चिंतित सी हुई। उसने रहा न गया और उठकर वह प्रमोद के घर की तरफ चल गई। जहाँ न जाना चाहती थी वहीं रह गई, जो कुछ न करना चाहती थी वही किया। घर के सामने पहुंचकर उसने देखा कि चंद्रभूषण तख्त पर बैठे हैं। चाया को देखते ही वे कुछ स्तंभित हुए और किंतु तुरंत ही आदर भाव प्रदर्शित करते हुए बोल उठे, आओ बेटे, कैसे हो, आई हो, आओ बैठो। इस ससुर के इस व्यवहार की आशा न थी। वह उसके इस व्यवहार पर बड़ी प्रसन्न हुई। उनकी समझ में न आता था कि वह प्रमोद के विषय में कैसे पूछे। प्रमोद पेश में वह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। अंत में अपने सारे साहस समेटकर उसने पूछा, वे कहाँ हैं? किसी प्रमोद को पूछती तो वह तो इधर कल शाम से ही नहीं आया, पर वह प्राय मिस्टर अग्रवाल के यहाँ बैठा करता है। तुम ठहरो, मैं उसे बुलाए देता हूँ, चंद्रभूषण ने उत्तर दिया। प्रमोद की माँ दरवाजे की आड़ से खड़ी खड़ी चाया को निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी कैसी चांद सी चाल ढाल से भी कुलीन घर की बहू बेटियों से कुछ अधिक ही चंचेगी, कम नहीं। बातचीत का ढंग कितना अच्छा है, स्वर कितना कोमल और मधुर। चूल्हे में जाए वह समाज जिसके कारण मैं इस हीरे की टुकड़ी को अपने घर में न अपने आंखों के सामने नहीं रख सकती। चाया फिर बोली, आप उन्हें बुलाकर मुझे भी वहां पहुंचवा दे। थे कहने पर चंद्रभूषण ने एक विश्वासपात्र नौकर के साथ चाया को मिस्टर अग्रवाल के घर भेजकर भीतर आए। पत्नी से कहा, वह लड़की जिसके साथ तुम्हारे बेटे के ब्याह किया है आज आई थी। पत्नी ने तिरस्कार के स्वर में कहा, वह बेचारी तो के तुम्हारे द्वार तक आई और तुमने इतना भी न मन पड़ा कि उसे घर के भीतर तक लेवा जाए। चंद्रभूषण सिर खुजाने लगा और वहां मेरे तुम्हारे ही डर के मारे नहीं बुलाया, नहीं तो बुलाने को क्या हुआ था, अपनी ही तो बहू है। उठकर भीतर गए और अलमारी से वह कंगन की जोड़ी जो उस दिन उन्होंने खरीदी थी लाकर पत्नी के सामने धरती। बोले, लो अब जाओ और उसे यह कंगन पहना देना। सुमित्रा ने चकित दृष्टि से एक बार कंगन और एक बार पति की और देखा, फिर प्यार किंतु तिरस्कार स्वर में बोली, मेरे लिए तो ऐसा कंगन कभी न लाए थे, अपनी बहू के लिए कैसे चुपचाप खरीद लाए, किसी को मालूम भी न होने पाया। अरे तो ऐसे कंगनों के लिए कले भी ऐसी वैसी चाहिए। कहते कहते चंद्रभूषण बाहर चले गए। कंगन उठाकर सुमित्रा ने रख लिए और उसी दिन से फिर चाया की बाढ़ होने लगी। मिस्टर अग्रवाल के घर पहुंचकर देखा प्रमोद ताश के खेल में तसल्ली है। वहाँ कई युवक और युवतियां भी थी। प्रमोद सबसे हंस हंस कर बातें कर रहे थे। वहाँ पर मिस्टर अग्रवाल की कन्या शांत को छोड़कर चाया की किसी को पहचान न थी। शांता ने चाया का परिचय भी प्रमोद ने भी करवाया था। शांता प्रमोद की बाल सहेली थी और वे उसका बहुत आदर करते थे, किंतु आज प्रमोद का शांता के पास इस तरह बैठे रह जाना और चाया की उपेक्षा करना चाया को बड़ा कष्टदान पड़ा।
वह सोचने लगे यहाँ न आती तो अच्छा होता। बैठे न सकी, 10 मिनट तक चुपचाप खड़े देखती रहेगी। अंत में शांत की नजर उस पर पड़ी। उसने उठकर छाया को आदर के साथ बैठाया। प्रमोद को छाया का इस प्रकार उसकी खोज में ही सही उसके मित्रों के घर पहुंचना अच्छा न लगा। उन्होंने वही सबके सामने उसे डांट दिया। वे सिर पे पैर तक जल उठे। कुछ देर वहां बैठकर फिर से वह अपने घर आए। घर पहुंचकर उन्होंने छाया को खूब आड़े हाथों लिया। जो कुछ भी न जाए क्रोधावत कहते रह गए। वह मनुष्य में न बुद्धि में रह जाती है और न विवेक। प्रमोद ने जो कुछ कहना था वह भी कहा और जो कुछ न कहना था वह भी कहा। अंत में उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि तुम अपने परिवार की चाल क्यों छोड़ सकोगी, गली घूमोगी नहीं तो काम कैसे चलेगा। तुम तो मालूम होता है वही करोगी जो तुम्हारी माँ आज तक कर रही है। छाया कट सी गई और अपमान उसके चेहरे पर तड़प उठा, किंतु वह कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि कुछ बोलकर अपमान दहिता छोड़कर वह हिल नहीं सकती। अंततः अपने इस कार्य के लिए वह विनम्र भाव से क्षमा मांगती रही, इस बात का आश्वासन देती रही अब से ऐसी भूल कभी न हो। प्रमोद अपने को शांत न कर सके। वे ढूंढ तरह कभी कभी टहलते और कभी चुपचाप लेट जाते। अंत में कुछ देर तक इधर उधर टहल कर वे छाया से बोले, छाया मैं तो मिस्टर अग्रवाल के घर जा रहा हूँ। वहाँ मुझे कुछ शांति मिलती है। शांता के पास पहुंचकर मैं एक प्रकार के सुख और शीतलता का अनुभव करता हूँ। वहाँ मैं सारी दुष्टताओं से क्षण भर के लिए अपने आप को मुक्त पाता हूँ। वहाँ मैं जितना अधिक रहने दिया करो तुम्हारे पास मुझे सिवा ग्लानि और अशुभा के कुछ नहीं मिलता। मैं शांति नहीं किंतु अशांति ही अधिक पाता हूँ। शीतलता नहीं, मुझे जलन होती है और यह सच है तो छाया कब मैं अब तुमने गणना करने लगा हूँ। तुम्हारी माँ के घर की दासी का आना जाना मैं संदेह की दृष्टि से देखता हूँ। मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो, मैं तुम्हें सतर्क किए देता हूँ। तुम चाहो तो अपनी माँ के पास जाकर सुख से रह सकती हो। मैंने तो तुम्हारे साथ इतने दिनों तक रहकर भर आया, बस अब पैर और अधिक मुझे अपने साथ रहने के लिए विवश मत करो। रोने धोने का मुझ पर कोई असर न होगा। जहाँ मैं थोड़ी शांति पाता हूँ वहाँ जाने दो। कहते हुए प्रमोद बाहर चले गए। वहीं धरती पर लौटकर फुट फुट रोने लगी। आज उसे मालूम हुआ कि वह कितनी असहाय, कितनी विवश और कितनी दुर्बल है। संसार से शून्य सा होता हुआ जान पड़ता। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका सर्वस्व कोई बरबस उसने छीन लिए जाता है। वह चीख और पड़ी और रोते रोते बेहोश हो गई। पड़ोसी की कुछ स्त्रियां उसे आकर उसके मुंह पर पानी के छींटे दिए। छाया उठी बैठी। उस दिन वह भोजन न कर सकी। इस प्रकार विवाह की पहली वर्षगांठ संपन्न हुई। बहुत रात गई, घर लौटे। छाया तब तक सोई हुई थी, वह अब भी रो रही थी। छाया की अवस्था पर प्रमोद को दया आई और उन्हीं की ओर से संग्राम की संधि का प्रस्ताव पेश हुआ। सुलह हुई और दोनों ने साथ भोजन किया। रात अच्छी कटी किंतु सवेरे से फिर वही रफ्तार बढ़ेगी जो पहले थी सो अब भी आरंभ हो गई। प्रमोद फिर कुछ तेज बातें कह के चले गए और छाया रोती रह गई। राजरानी अपनी पुत्री की दुर्वस्था के विषय में प्रतिदिन सुना करती थी। फिर उस अंतिम शस्त्र में फेंका। दासी से कहला कर भेजा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, चाहे तो आकर मेरे साथ सुख से रह सकती है। यह इतनी बड़ी कोठी और लाखों की संपत्ति उसी की है, वह इतना कष्ट क्यों झेल रही है। अभी उसकी माँ तो जीवित है, इतना तो सोचे। छाया ने उसे उत्तर में वो कहला भेजा कि मेरी नसों में सीता और सावित्री का खून दौड़ रहा है। मैं आर्य महिला हूँ, मैं अपने पति के चरणों में छोड़कर नहीं जा सकती। सीता और सावित्री का महान आदर्श मुझसे कहता है कि पति ही मेरा परमेश्वर है। पति को छोड़कर स्त्री की कहीं दूसरी जगह गति नहीं हो सकती। उसके कहना कि मेरी माँ मर चुकी, माँ नहीं समझती। मेरी माँ तो होती तुम रही पवित्र जीवित बिताते। इस उत्तर से राजरानी के स्वाभिमान को धक्का सा लगा। उसने सोचा अभी और ठोकरें खाने के बाद उसकी अक्ल ठिकाने आएगी, वह अपने आप चली आवेगी। जैसे ही दासी घर से बाहर निकली, प्रमोद ने घर में प्रवेश किया और वह सिर से पैर तक जल उठे। घर के अंदर जाते ही उन्होंने बेकसूर ही सारा क्रोध छाया पर उतार दिया। छाया के
एक छोटे छोटे कार्य को वे संदेह की दृष्टि से देखते थे। यह उसके ऊपर विश्वास रह गया था। उसकी हर एक भाव भंगी में उन्हें कुछ खल कुछ धोखा दृष्टिगोचर होता था। उन्होंने दासी के आने का कारण पूछा और चाया ने सच सच कह देने पर भी वे विश्वास न कर सके। क्रोध में उत्तम हो रहे थे। क्रोध के साथ बोले, चाया तुम जाओ जाओ, अपनी माँ के साथ रहो, मेरा पेड़ छोड़ दो। तुम्हारे साथ रहने से मुझे कष्ट पर होता है और कुछ नहीं। मैं अपने आप तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम अपने आप ही अपनी माँ के पास चल जाओ तो मेरे ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी न रह जाएगी। ना मानो मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो। शायद तुम भी सुख से रह सकोगी, मैं भी सुख से रहूंगा। चाय ये बातें चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जाते थे। उसके हिलचिकियों के साथ कहा, प्रमोद तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हो, मैं तो कर दूंगी। और व्यंग और उपेक्षा की हंसी के साथ प्रमोद ने कहा, हाँ यही चाहता हूँ चाय, मुझे बंधन से मुक्त कर दो। जिस दिन तुम मेरी इतनी बात मान लोगे मुझे बड़ी शांति मिलेगी। उनको वो घर लौटकर प्रमोद ने देखा छाया अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। उसकी आंखें कदाचित एक बार प्रमोद को देख लेने की प्रतीक्षा में खुली थी। प्रमोद के आते ही एक हिचकी के साथ उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। प्रमोद पागलों की तरह चाय की लाश पर गिरे पड़े। आज भी प्रमोद नन्ही सी पोटली जिसमें चाय का चित्र और उसका अंतिम पत्र बड़ी सावधानी से अर्धे से लगाए हुए नगर के सुनसान स्थानों में या खड़गहों में देखे जाते हैं। वे उन कभी कभी किसी को बोलते हैं और न किसी की बात का उत्तर देते हैं। हाँ, अपने आप ही वे कभी कभी विचित्र प्रकार की आवाज़ों से कुछ कहते हैं जिसको बस वे ही समझते हैं और कोई नहीं।